कैसे हमारे प्री डिफाइंड लेवल पे एक बार एक जबरदस्त बाइंग आई। बेसिकली मार्केट जब ओपन हुआ था 10 तारीख को, एक 11 तारीख को बेसिकली गिरावट देखने मिली, पर प्रॉपर एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पैटर्न से हमें एक जबरदस्त रिकवरी भी देखने मिली। 26,000 का प्राइस ओपन इंटरेस्ट, बेसिकली स्ट्राइक प्राइस अगर ब्रेक होता है तो एक बहुत धड़ल्ले से रैली आ सकती है, क्योंकि इन सारे लोग का स्टॉप लॉस भी लगेगा। पिछले काफी समय से इंडेक्स पे दे आर नॉट बुलिश एट ऑल। दैट इज व्हाई इंडियन मार्केट एक्चुअली ब्रेकआउट दे ही नहीं पा रहा है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भर भर के सेलिंग कर रहे हैं। अगर मंथली बेसिस पे देखा जाए तो इस महीने वो फिर से नेट सेलर्स है, 13,000 करोड़ की सेलिंग उन्होंने की है। बिहार स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और स्टॉक मार्केट ने इससे बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट भी किया। निफ्टी 50 ने अपने सिर्फ आखिरी आधे घंटे में 150 पॉइंट की रिकवरी दिखाई। क्या हम इंडियन स्टॉक मार्केट अपना बुल रन रिज्यूम करेंगे? हाउ आर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस रिएक्टिंग टू दिस, और कौन से सेक्टर्स मार्केट को लीड कर रहे हैं और कौन से सेक्टर्स मार्केट को लैग? चलिए इस वीडियो में एनालिसिस कर लेते हैं। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। इन्वेस्टर्स, हम हर वीक एक एनालिसिस वीडियो करते हैं जिसमें हम निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट लेवल्स, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हैं। उसके बेसिस पे कैलकुलेटेड डिसीजन ले पाते हैं। इसके अलावा हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का कैश फ्लो एनालिसिस एंड सेक्टर एनालिसिस भी करते हैं। तो चलिए निफ्टी एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक जैसे आपने देखा था कि भाई ये सपोर्ट लेवल एक बार का ब्रेक हो गया था, फिर उसके ऊपर में हमें इस बार क्लोजिंग देखने मिली। पिछले वीक मैंने आपके साथ में ये लकीर शेयर की थी कि भाई अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो हम एक बेरिश नेचर मार्केट का खत्म हो जाएगा, जो कि बहुत इजीली हुआ भी। एक ब्यूटीफुल चीज प्राइस एक्शन के बारे में आपको देखनी चाहिए कि कैसे हमारे प्री डिफाइंड लेवल पे एक बार एक जबरदस्त बाइंग आई। बेसिकली मार्केट जब ओपन हुआ था 10 तारीख को, एक 11 तारीख को बेसिकली गिरावट देखने मिली, पर प्रॉपर एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पैटर्न से हमें एक जबरदस्त रिकवरी भी देखने मिली। बट अब प्रॉब्लम ये है, अब ये लेवल हमारे काम का नहीं रहा, क्योंकि भाई ये तो ब्रेक हो चुका है। मार्केट में एक बेरिश नेचर तो अब कम हो गया है। लेकिन अब मेन दिक्कत ये रहा कि भाई मार्केट यहाँ पे सस्टेनेबली ब्रेकआउट नहीं किया है, एक गैप अप हुआ था। ऑन द डे, ऑन बेसिकली 12 नवंबर को मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप अप दिया, और इसका ड्रॉबैक ये होता है कि ये सस्टेनेबली बेसिकली हर एक प्राइस को ट्रेड करते हुए नहीं गया। फ्राइडे के दिन पे जब मार्केट गिर रहा था तो उसने एक ऑलमोस्ट गैप फिल करने की कोशिश भी की। अगर ये पूरी गैप फिल हो जाती और फिर इतना बड़ा रिकवरी रैली देखने मिलता ना, तो मेरा व्यू ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता था। बट एज ऑफ दिस स्टेज हम एक बेयर रन में तो नहीं है, बेरिश सिनेरियो में तो नहीं है, बट स्टिल दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल ब्रेकआउट। ओवरऑल अगर आप चार्ट को देखोगे तो मार्केट अभी इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये थी हमारी प्रीवियस रैली, ये इतनी बड़ी रैली थी। देखिए, इसको मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। इनफैक्ट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, सारे लेवल्स एक बार हाइड कर देता हूं मैं। यहाँ पे आप देखिए कि कैसे ये थी हमारी रीसेंट रैली, और इसके बाद में ये चल रहा है अभी हमारा कंसोलिडेशन। अभी हम क्लियरली बुल मार्केट में तभी जा पाएंगे जब हमारा प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हो जाए, जो कि सीधा ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई का लेवल ही है। बेसिकली 26,000 का लेवल टूटना ही पड़ेगा फॉर अस टू बी क्लियरली बुलिश। अगर ये लेवल टूटता है तो आपको पता होगा, मैंने लेवल्स पहले से प्लॉट करके रखे, ये रहेंगे हमारे इमीडिएट टारगेट। 27,000 28,000 का हमारा निफ्टी का सबसे रीसेंट टारगेट रहेगा। अगर अभी ये ब्रेकआउट आता है तो आई विल थिंक ओनली यहां तक के। मेरा अल्टीमेट टारगेट तो 30,000 का है, बट उसके लिए थोड़ा समय लगना चाहिए या फिर अर्निंग्स अच्छी आनी चाहिए। तो अगर एक क्वार्टर और कंसोलिडेशन होता है तो आई विल डायरेक्टली प्लान फॉर 30,000। बट अगर अभी तुरंत ब्रेकआउट आ जाता है, माय रीसेंट टारगेट, माय इमीडिएट टारगेट वुड बी 28,000 एंड नॉट अबव दैट। अगर हम डाउन साइड पोटेंशियल की बात करें, क्योंकि मैं एफआईआई डेटा पहले ही देख चुका हूं एंड दे आर स्टिल नॉट बुलिश। अगर हम उस डेटा की बात करें तो हमको यहाँ पे देखने मिलेगा कि भाई, तो हमें बेसिकली सपोर्ट्स की भी तैयारी करके रखनी पड़ती है। अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो सबसे पहला यही दिख रहा है आपको, 25,400 का लेवल, क्योंकि यहाँ पे पहले भी मार्केट ने एक बहुत जोरदार सपोर्ट लिया था। यहाँ पे अगर मार्केट वापस से एक बार टिप लेता है या फिर इस गैप को भी अगर फिल कर देता है तो भी एक अच्छी बात रहेगी। इनफैक्ट ये गैप का लेवल जो है 25,707 का लेवल, इसे भी अगर टच करता है तो यहाँ से भी एक रिवर्सल हमें देखने मिल सकता है। बेसिकली ये गैप फिल करने के बाद में भी एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। बट अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करें तो वो है 25,400 का लेवल, फॉलोड बाय 25,200 का लेवल। फिलहाल के लिए ये दो लेवल काफी है। चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी बैंक अपना ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट फिर से टच कर लिया एक बार। इसमें जो गैप अप हुआ था वो गैप फिल हो गई है। कंपैरेटिवली अगेन मैं पिछले 2 या 3 वीक से ये बोल रहा हूं कि बैंकिंग सेक्टर लुक्स बेटर देन निफ्टी 50। बैंक निफ्टी में बुलिश नेचर अभी ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा प्रिविलेंट है इन कंपैरिजन विद निफ्टी 50। यहाँ पे सस्टेनेबल ब्रेकआउट भी हुआ है, आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक गैप, रीसेंट गैप जो है वो फिल होकर अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। उसने ऑलमोस्ट अपना एक ऑल टाइम हाई भी टच किया था, बट फिर भी हमें करेक्शन देखने मिला। अगर नेक्स्ट वीक ये हाई ब्रेक होता है तो हमारे पास में एक अच्छा ऑप्टिमिस्टिक व्यू बना रहेगा।
वैसे देखा जाए तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में अगर हम लॉन्ग चार्ट की बात करें, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। सो ओवरऑल डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन की मदद से 7% का टारगेट आता है, जो स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। और अभी के हाई से ये और कितना रेंज बचा है, 5% की रेंज और बची है। सो अगर 5% बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा और निफ्टी 50 ब्रेकआउट ना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों सिनेरियो बेसिकली, अगर रैली कोई लीड करेगा तो मोस्ट लाइकली बैंकिंग सेक्टर रहेगा। चलिए फटाफट एक बार हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन के लिए मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पर है। चलिए, ये रहा ओपन इंटरेस्ट का चार्ट और मैं गलती से फॉरेन इंस्टीट्यूशन बोल दिया था। ये बेसिकली क्यूआईबीज का पैसा होता है। व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट? ऑप्शन सेलर की ओपन पोजीशन। अब ऑप्शन सेलर्स जनरली बड़े लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा होता है। आपको अब यहाँ पे दिख भी रहा होगा, देखिए। जैसे कि ये एक स्ट्राइक प्राइस है 27,000 का, जिसके ऊपर में 2.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो एक लॉट ऑप्शन सेल करने के लिए लगभग 2 लाख रुपए लगते हैं। तो सोचो 2.5 लाख ऑप्शन सेल करने के लिए कितने पैसे लगेंगे। और ये पैसा किसके पास में? रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में इतना तो पैसा होगा नहीं। इसलिए हम इस एनालिसिस को करते हैं। ये हमें बताता है कि भाई बड़ा पैसा कहाँ लगा हुआ है। सो ऑब्वियसली 27,000 तो अभी इतना रेंज में है भी नहीं। 27,000 पे सेफ प्लेयर्स ऑप्शन सेल करके बैठे। इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो वो 26,000 पे है। 26,000 का कॉल हुआ है, अभी भी सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा है। 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है उसमें फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी, राइट। सो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बेसिकली ट्यूसडे तक के ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के चांसेस थोड़े कम है। बट अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है, 26,000 का प्राइस ओपन इंटरेस्ट, बेसिकली ये स्ट्राइक प्राइस अगर ब्रेक होता है, तो एक बहुत धड़ल्ले से रैली आ सकती है, क्योंकि इन सारे लोग का स्टॉप लॉस भी लगेगा। तो वी नीड टू वॉच आउट फॉर दैट। अब अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें, ये तो मैंने ऑप्टिमिस्टिक साइड बता दिया। बट ओवरऑल कॉल ओआई ज्यादा है। कॉल के टावर्स ऊंचे हैं, मतलब कॉल ओआई ज्यादा है। कॉल ओआई मतलब बेरिश होता है। पुट ओआई अगर आप देखेंगे तो वो उतना ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा पुट ओआई आपको 25,800 पे देखने मिलेगा, जो कि रीसेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, फॉलोड बाय 25,500। एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि भाई क्या सबसे बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो 26,000 पे आपको दिख रहा होगा कि नॉन डायरेक्शनल पोजीशन से लेके बेरिश पोजीशन ज्यादा है। 26,000 पे पुट ओआई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सो नॉन ये लोग नॉन डायरेक्शनल में आ जाएंगे, पुट और कॉल वाले। पर ओवरऑल कॉल सेलिंग ज्यादा है, मतलब ओवरऑल ऑर्डर्स बेरिश नेचर पे ज्यादा है। एंड अगर आप इमीडिएट सबसे बड़े सपोर्ट की बात करो तो अगेन वो 25,800 पे है, फॉलोड बाय 25,500। सो 25,500 वुड बी अ गुड बाय ऑन डिप्स लेवल एज पर द ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। अब चलिए देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेक्स पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है। सो यहाँ पे कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट एक्चुअली है नहीं। पिछले वीक अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग साइड पे 13.2% पोजीशन थी एफ की। इस वीक पे कम होके वो 11.18 हो गई है, और शॉर्ट इंडेक्स पे दे आर 88% शॉर्ट। पिछले काफी समय से इंडेक्स पे दे आर नॉट बुलिश एट ऑल। दैट इज वाई इंडियन मार्केट एक्चुअली ब्रेकआउट दे ही नहीं पा रहा है। जब जब मार्केट ऊपर जा रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भर भर के सेलिंग कर रहे हैं। और वो डेरिवेटिव मार्केट में भी आपको दिख रहा है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का ये स्पेसिफिकली एफआईआईस का डेटा है, ठीक है। एफआईआईस के डेटा की मैं पोजीशन एनालिसिस कर रहा हूँ। अब देखिए इतने लॉन्ग है और इसने कितने ज्यादा शॉर्ट है, राइट। सो दिस इज ये कहीं ना कहीं एक साइन ऑफ कंसर्न होता है। जब तक ये डेटा 30s 40s या फिर एकदम आइडियली तो 50 के ऊपर जाना चाहिए, बट एक पॉजिटिव ट्रेंड भी दिखे तो हम कह सकते हैं कि भाई ब्रेकआउट आ रहा है। यहाँ पे फिलहाल ये डेटा तो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है किसी ब्रेकआउट को। और वो गैप भी आपको एक याद होगी। सो दैट इज अनदर रीजन कि वाई वी आर आई एम स्टिल नॉट वेरी बुलिश। मैं अगर आप मेरा फ्री टेलीग्राम देख रहे हो तो मैं जो ट्रेड्स ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं इक्वल अमाउंट सेल और इक्वल अमाउंट बाय कर रहा हूँ। आई एम नॉट हेविली डिप्लॉइंग माई कैपिटल ऑल्सो, बिकॉज ये डेटा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। कभी भी ब्रेकआउट आएगा तो नए पैसे से आएगा। नया पैसा आएगा कहाँ से? म्यूचुअल फंड वाले तो अपने आप नेचुरली खरीदते ही रहते हैं। तो नया पैसा आएगा या तो रिटेलर्स से, या जो कि हम लोग हैं, जो कि कितना ही पैसा लेके आएंगे। एंड मेन पैसा लेके आ सकते हैं एफआईआईज। सो एफआईआईज आर नॉट स्टिल लुकिंग बुलिश। एक बार कैश मार्केट में देख लेते हैं कि एफआईआईज ने क्या किया है। सो ये रहा कैश मार्केट का परफॉर्मेंस, और एफआईआईज ने लगातार पिछला वीक अगेन पूरा का पूरा हफ्ता सेलिंग ही की है। सो एक इलेक्शन रिजल्ट्स आ चुके हैं, मार्केट में सर्टेनिटी आ चुकी है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से आ चुके हैं। सो स्टिल एफआईआईज आर नॉट बाइंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट। अगर मंथली बेसिस पे देखा जाए, सो इस महीने वो फिर से नेट सेलर्स है। 13,000 करोड़ की सेलिंग उन्होंने की है। पिछले महीने ये सेलिंग कम हुई थी। एक ट्रेंड दिख रहा था हमें कि भाई पहले बहुत ज्यादा सेलिंग हुई जुलाई में, फिर अगस्त में थोड़ी कम हुई, सितंबर में थोड़ी कम हुई, अक्टूबर में बहुत ही कम थी। तो अब एक्सपेक्टेड था कि नवंबर में थोड़ी बाइंग कर लेंगे या फिर सेलिंग और कम हो जाएगी। ऐसा फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। इतने जितने दिन अभी बीत गए, उतने में हमें कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिला है। और ये याद रखिए, जब तक फॉरेन इंस्टीट्यूशन लगातार बाइंग नहीं करते हैं, हमारे मार्केट में बुल रन नहीं आ सकता है। रिकवरी रैली आ सकती है, क्योंकि ये देखिए रिकवरी के लिए तो ये है ही डीआईआईस, नेचुरल बायर्स। म्यूचुअल फंड में एसआईपी होती रहेगी, ये हमारे पैसों को इन्वेस्ट करते रहेंगे। बट हमें चाहिए कि भाई कोई थर्ड प्लेयर आके भी और बाइंग करे,
जो कि ये है, राइट? और ये अभी तक मार्केट में बाइंग नहीं कर रहे हैं। ये मंथली डेटा था, अगर आप डेली डेटा देखोगे एफआईआईस का तो अभी लगातार मेरा जनरली बुलिश नेचर कब आता है, जब वो एफआईआईस लगातार 3 दिन बाइंग करते हैं। तो इन्होंने लगातार 4 दिन यहाँ बाइंग करी तो थी, पर ले दे के सूद समेत यहाँ पे सेल भी कर दिया। सॉरी, ये डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखना चाहिए, ये रहा डेली वाला डेटा। सो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि लगातार उन्होंने कुछ दिन बाइंग करी थी यहाँ पे, आप देख सकते हो, एंड देन फिर वापस से जितना था उससे ज्यादा इन्होंने सेल कर दिया। हेंस ऐसे केस में एकदम बुलिश व्यू लेके जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को लीड किया है और कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को लैग किया है। सो वीकली बेसिस पे देखा जाए तो मैंने डिफेंस सेक्टर को इस लिस्ट में ऐड किया है। सो डिफेंस सेक्टर एक्चुअली इस वीक का लीडर था, 4% अप था डिफेंस सेक्टर। सो यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। डिफेंस सेक्टर का चार्ट भी इस वीडियो में एक बार डिस्कस करूंगा। पिछले कुछ वीडियो में मैंने मेटल्स के चार्ट को डिस्कस किया है, एंड हाउ डिड मेटल्स एक्चुअली परफॉर्म, ये भी देख लेते हैं हम लोग। लास्ट वीक हमारा एक जीटीटी ऑर्डर भी ट्रिगर हुआ था। सो मेटल का परफॉर्मेंस ठीक था। ओवरऑल देखा जाए तो डिड दे आउट परफॉर्म निफ्टी 50? नो। निफ्टी अगर 1% ऊपर गया तो मेटल आउट परफॉर्म तो नहीं कर पाया, बट स्टिल एक पॉजिटिव फेज में था वो मेटल, विच इज अ गुड साइन। नेक्स्ट हमारा पीएसयू सेक्टर भी था जो हम इतने दिन से ट्रैक कर रहे थे। पीएसयू बैंक भी बेसिकली, ऑल्दो देखा जाए मंथली बेसिस पे तो बहुत ऊपर है, 8% ऊपर गया है, बट पिछला वीक उनके लिए स्लो था। पिछले वीक के टॉप परफॉर्मर्स थे आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर एंड डिफेंस सेक्टर, राइट? सो ये थे मेजर प्लेयर्स। तो ये सेक्टर आप कह सकते हो कि अभी मोमेंटम में है। कौन से सेक्टर्स मार्केट को लैग कर रहे हैं भाई? मीडिया तो एक है ही, और ये है एक हमारा रियलिटी सेक्टर। सो निफ्टी रियलिटी में मार्केट में थोड़ी सी पिटाई हुई इनकी। एफएमसीजी सेक्टर भी थोड़ा स्लो था। सो अगर हम अभी भी मोमेंटम की बात करें तो पीएसयू में, मेटल में मोमेंटम तो है। आईटी में चल रही है रिकवरी। आईटी एकदम डिस्काउंटेड था, इन्फोसिस का बायबैक भी आ रहा है। तो इन्फोसिस के बायबैक पे बेसिकली अगर बड़ी कंपनी खुद ही बोलती है कि भाई हमारा कॉन्फिडेंस है कि 1800, अभी चल रहा है कुछ 1500 का प्राइस, 1800 के प्राइस पे कंपनी कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि हम बाय करेंगे, और जो कि इंडेक्स का सबसे बड़ा प्लेयर भी है आईटी इंडेक्स का। सो ऐसे केस में ऑफकोर्स आईटी इंडेक्स में एक रिकवरी देखने मिलनी थी, जो कि जो कि कभी फैक्टर इन भी होता है। प्लस आईटी इंडेक्स एक डिस्काउंटेड सेक्टर भी है, वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए फिर भी कंसिडर किया जा सकता है। बट हम इस वीडियो में डिफेंस सेक्टर का एनालिसिस करेंगे। सो ये रहा डिफेंस इंडेक्स का चार्ट। अब डिफेंस इंडेक्स के चार्ट पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ क्या क्या प्राइस एक्शन हमें देखने मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर देखें तो भाई ये एक ठीक बाइंग जोन था, सपोर्ट था। डिफेंस इंडेक्स जब यहाँ पे ओवरऑल कोई भी, मैं मेजर इंडेक्स के लिए बोलूंगा कि कोई भी मेजर इंडेक्स अगर 10-15% गिर जाता है ना, तब उसमें एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हो। तो डिफेंस सेक्टर 20% गिर गया था, तो इतनी करेक्शन एक सेक्टर के लिए काफ़ी होती है। अब इसके बाद से ये एक रिकवरी फेज में है। एग्जैक्टली ये बुलिश कब होगा इसको हम मार्क कर लेते हैं, जब ये प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ दे। तो एकदम पीक को पकड़ लेते हैं, तो 8415, आपको 8415 का अलर्ट लगा लेना चाहिए। जैसे ही डिफेंस सेक्टर इस लेवल को तोड़ देगा, आप समझ जाइए कि इस पूरे सेक्टर में अपसाइड पोटेंशियल मिनिमम 8% का है। मतलब कुछ जो स्टॉक्स रहेंगे वो थोड़ा ज्यादा भी भाग सकते हैं। जनरली सेक्टर से ज्यादा स्टॉक्स भागते हैं, राइट? कुछ स्टॉक्स लैग करते हैं और कुछ स्टॉक्स लीड करते हैं। सो ऐसे केस में जो स्टॉक्स मोमेंटम में रहेंगे उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप रहेगा। प्लस ये भी हो सकता है कि ये सेक्टर में ब्रेकआउट देखने मिले, उसे हम आगे का डिस्कस करेंगे, नॉट इन दिस वीडियो। सो ओवरऑल अगर मुझे वीकली एनालिसिस को समराइज करना होगा ना, तो आई वुड से कि वी आर स्टिल कंसोलिडेटिंग, जो कि बहुत अच्छी बात है। ब्रेकआउट एकदम एकदम से इमीडिएटली नहीं आना चाहिए, एकदम गैप अप होकर नहीं आना चाहिए। ऐसी साइडवेज रहे और उसके बाद एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट आए विद हाई वॉल्यूम्स, तो हम कहेंगे कि भाई ये ब्रेकआउट सस्टेन रहेगा, 28,000 का लेवल हमें देखने मिलेगा। अदरवाइज बुल मार्केट में क्या होगा, एकदम से न्यूज आ जाएगी कि निफ्टी हिट्स ऑल टाइम हाई, ब्रेकआउट आ गया है, रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, एफआईआईस तो बाइंग कर नहीं रहे, वो उल्टा सेल करेंगे क्योंकि उन्हें सेल करने के लिए अच्छा प्राइस मिलेगा, तो ट्रैपिंग हो जाएगी। तो हमें फंसना नहीं है ऐसे केसेस पे। दैट इज वाई यू शुड इवन कंसिडर सब्सक्राइबिंग, की ये सब अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि इलेक्शन एक इवेंट होता है। मैं पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इवेंट अब ओवर हो चुका है। इवेंट का फंडामेंटल्स एंड बिजनेस पे ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं रहता है। अगर कोई इंपैक्ट आएगा तो उसके हमें कंपनी के बैलेंस शीट में, अर्निंग पर शेयर में, निफ्टी के अर्निंग पर शेयर में दिख जाएगा। सो एकदम से न्यूज और इवेंट्स के बेसिस पे आप लोग ऑप्टिमिस्टिक मत हुआ कीजिए। डेटा पैक एनालिसिस करना इज द रियल स्किल। अगर आप ऐसी स्किल सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में 6 चेक कोर्स को जरूर कंसिडर करना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, यहां तक देख लिया तो सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।